जानते हैं कि सुरक्षा क्या है और ये किस 7 तालों में छुपी हुई चीज का नाम है। किन 7 तालों में छुपी हुई चीज का नाम है सुरक्षा। आइए जानते हैं और समझते हैं। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आजादी। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? खतरे से आजादी। जब मैं खतरे से आजाद हो जाऊंगा तो मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं। अब आप बताओ मुझे, क्या हम खतरे से आजाद हो सकते हैं? हम खतरे से आजाद हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। किसको पता है कि हम इस रूम में सुरक्षित हैं या नहीं है? किसको पता है? ये भगवान ना जाने कब ये पंखा हम पर गिर जाए, किसी को पता है? हाँ? किसी को नहीं पता सुरक्षा क्या है। फिर भी सामान्य तौर पर हम अभी अपने आप को खतरे से मुक्त मानेंगे। हम अपने आप को सामान्य तौर पर खतरे से मुक्त मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम पर किसी भी प्रकार का और कोई दबाव नहीं है। हम इसे क्या मानेंगे? ये प्राकृतिक खतरा है, ये एक्सीडेंटल खतरा है। हम इस प्रकार के खतरों को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा नहीं मानते, क्योंकि ये परिस्थितियों पर निर्भर है, ये समय पर निर्भर है। इनको हम खतरा नहीं मान सकते। लेकिन हाँ, सड़क पर चलते हुए लोगों का पर्स चोरी हो जाना, लोगों के ऊपर चाकू मार दिया जाना, इसको खतरा जरूर माना जाए। इसको, ये मानव निर्मित खतरा है। ये क्या है? मानव निर्मित खतरा। ये मनुष्य के द्वारा निर्मित किया गया खतरा है। ये मनुष्य के द्वारा खतरा, तो हम इसको अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानेंगे। हम इसको अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानेंगे। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि हम किसको अपने जीवन के लिए खतरा मानते हैं और किसको हम अपने जीवन के लिए खतरा नहीं मानते। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पंखे का गिरना हमारी सुरक्षा के लिए खतरा नहीं माना जाएगा। वो एक अलग परिस्थिति है, वो एक अलग खतरा है। उसे हम सुरक्षा के लिए दैनिक जीवन में हम इसे सामान्य रूप से खतरा नहीं कहेंगे। हम इसे क्या कहेंगे? इसे हादसा कहेंगे। इसे हम सुरक्षा के लिए खतरा नहीं कहेंगे। तो सुरक्षा का अर्थ क्या है? सुरक्षा का अर्थ क्या है सामान्य तौर पर? खतरे से आजादी। खतरे से आजादी। तो अगर आप खतरे से आजाद हैं तो आप सुरक्षित हैं। सुनना आगे। मानव का अस्तित्व और किसी देश का जीवन खतरे से भरा होता है। तब क्या इसका मतलब यह है कि हर तरह के खतरे को सुरक्षा का खतरा माना जाए? तो क्या हर तरह के खतरे को खतरा माना जाएगा? हम इसको खतरा नहीं मानेंगे। एक्सीडेंट को हम सुरक्षा के लिए खतरा नहीं मान सकते। हम ना एक्सीडेंट को सुरक्षा के लिए खतरा नहीं मान सकते। समझ में बात? लेकिन हाँ, हम चोरी को, हम बलात्कार को, हम हत्या को, इनको सुरक्षा के लिए खतरा अवश्य मानेंगे। हम बंदूक को, हम बम को, हम बीमारी को सुरक्षा के लिए खतरा जरूर मानेंगे। समझ में बात? इनको हम सुरक्षा के लिए खतरा जरूर मानेंगे। चलो, मैं आपको इस चैप्टर के जो बीच में चल के विषय आएगा ना, मैं उसको आपके सामने पहले ही रख देता हूं। क्या आप गरीबी को सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं या नहीं? ये सोचना, आप भी सोचना और मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताने की कृपा करना कि क्या आप गरीबी को सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे देना, ठीक है? अभी आप चल रहे हैं पढ़ने विस्तार से, तो विस्तार से जब हम पढ़ते चलेंगे ना, तब चल के कहीं आएगा, तब जाके आप कहीं चीजों को समझ पाओगे। तो समझने के लिए जुड़े रहना बहुत जरूरी है। समझ में बात? इसको विस्तार से समझना बहुत जरूरी है। अगर आप विस्तार से नहीं समझेंगे तो आप कुछ नहीं समझेंगे। तो चलिए, आदमी जब भी अपने घर से, भाई घर में भी सुरक्षित नहीं है, इस तरह घर में भी सुरक्षित नहीं, तब साला घर ही ढह जाए, क्या पता। लेकिन हम इसको क्या कहेंगे? एक्सीडेंट।
इसको क्या कहें, घर का ढहना, ये सब क्या है, एक्सीडेंट। इसे हम सुरक्षा के लिए खतरा नहीं मानते। आदमी जब भी अपने घर से बाहर कदम निकालता है तो उसके अस्तित्व अथवा जीवन यापन के तरीकों को किसी न किसी अर्थ में खतरा जरूर होता है। यदि हमने खतरे का इतना व्यापक अर्थ लिया तो फिर हमारी दुनिया में हर घड़ी और हर जगह सुरक्षा के ही सवाल नजर आएंगे। अगर हमने सुरक्षा का इतना व्यापक अर्थ ले लिया तो फिर तो हमारा जीना ही दूभर हो जाएगा। फिर तो हम अपने घर से क्या निकलना ही छोड़ देंगे, हम अपने घर से निकलना ही छोड़ देंगे, क्योंकि जब तक हम घर से निकलेंगे नहीं तब तक हम पर खतरा आएगा नहीं। ऐसा तो है ही नहीं, घर पे भी खतरा आ सकता है, बम तो कोई घर पे भी मार देगा और हमें घर में रहते हुए भी कोई मार सकता है। तो खतरा बहुत है, लेकिन हम खतरे का अर्थ इतना व्यापक नहीं ले सकते। हर चीज को हम सुरक्षा के लिए खतरा नहीं मान सकते, हर चीज को हम सुरक्षा के लिए खतरा नहीं मान सकते, ये बात आप जानिए। हम हर चीज को सुरक्षा के लिए खतरा नहीं मान सकते। आगे सुनिए। इसी कारण जो लोग सुरक्षा विषयक अध्ययन करते हैं उनका कहना है कि केवल उन चीजों को, ध्यान से सुनो, केवल उन चीजों को सुरक्षा से जुड़ी चीजों का विषय बताया जाए जिससे जीवन के केंद्र मूल्यों को खतरा, जिससे जीवन के केंद्र मूल्यों को खतरा। अब हमें ये जानना पड़ेगा कि जीवन के केंद्र मूल्य क्या है, जीवन के केंद्र मूल्य क्या है। जो सुरक्षा संबंधी विषयों को पढ़ते हैं वो लोग क्या कह रहे हैं कि सुरक्षा के लिए खतरा उन्हीं विषयों को माना जाना चाहिए जो जीवन के केंद्र मूल्य है। तो अब हमें यह जानना पड़ेगा कि जीवन के केंद्र मूल्य क्या है। तो जीवन का सबसे पहला केंद्र मूल्य क्या है, हमारी खुद की जिंदगी, जान, हमारी खुद की जान। और अगर हमारी खुद की जान ही नहीं रहेगी तो फिर जीवन ही नहीं रहेगा। तो जो भी खतरा आपकी जान पर खतरा मंडरा दे, जो भी खतरा आपकी जान या जिंदगी पर खतरा ला दे, वो सुरक्षा के विषय में आता है। वो आर्थिक विषय भी है, वो सामाजिक विषय भी है, वो राजनीतिक विषय भी है और वो आतंकी विषय भी है। समझ में आया? आपके जीवन को इन चारों पहलुओं से खतरा है। अगर आपके पास नौकरी ही नहीं रहेगी तो आपके जीवन को संकट होगा कि नहीं होगा? हाँ? और अगर समाज आपको धुतकारता रहे, लात मारता रहे, तो आपका जीने का मन करेगा? नहीं। आपका जीने का मन करेगा? और आप एक देश में रह रहे हैं, अगर आपसे आपके राजनीतिक अधिकार ही छीन लिए जाएं तो आप सम्मानपूर्ण जीवन जी पाएंगे? अधिकारहीन जीवन कोई जी पाएगा? कोई बदतर जीवन जीना चाहेगा? नहीं। और बंदूक की गोली से तो खतरा ही है, आतंकवाद। तो ये वो पहलू है खतरे के, जिन्हें हम अपने जीवन के केंद्र मूल मानते हैं। तो अगर हमारे इन विषयों पर खतरा है तो इसका मतलब हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है। आगे सुनो। तो फिर सवाल बनता है कि किसके केंद्र मूल्य, क्या पूरे देश के केंद्र मूल्य, आम स्त्री पुरुष के केंद्र मूल्य, क्या नागरिकों की नुमाइंदगी करने वाली सरकार हमेशा केंद्र मूल्यों का वही अर्थ ग्रहण करती है जो कोई साधारण नागरिक? क्या हमारी सरकार वही अर्थ ग्रहण करती है जो हम ग्रहण करते हैं? जिन चीजों को हम मानते हैं कि हाँ यही मेरे जीवन के केंद्र मूल्य है, तो क्या सरकार भी उन्हीं चीजों को वैसी मानती है? नहीं। देखो, हमेशा अंतर होता है, सरकार और आपके सोचने में अंतर हमेशा होता है, क्योंकि आप अपने विषय में सोच रहे हैं और सरकार समाज के बारे में सोच रहा है, समाज में रहने वाले हर व्यक्ति के बारे में सोच रहा है। तो दोनों के केंद्र मूल्यों में थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन कंप्लीट रूप से एक दूसरे से डिफरेंट हो ये कहना सरासर गलत है। क्योंकि देश को बनाता कौन है? नागरिक।
और अगर नागरिक ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो देश इस भौगोलिक धरा का क्या अचार डालेंगे हम? इस भौगोलिक धरा का हम अचार डालेंगे। तो जीवन हमारा सुरक्षित रहना एक देश के अस्तित्व को बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। समझ रही बात? हमारे अस्तित्व का सुरक्षित रहना इस देश को सुरक्षित रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो हमारे जीवन के भी कुछ मूल्यों को सम्मिलित किया जाता है किसमें? सरकार के केंद्र मूल्यों में। समझ में आई बात? हमारे और सरकार के केंद्र मूल्यों में थोड़ा बहुत ही अंतर होता है, बस थोड़ा, ज्यादा अंतर नहीं होता है। आगे सुनिए। इसके अतिरिक्त जब हम केंद्र मूल्यों पर मंडराते खतरे की बात करते हैं तो यह सवाल भी उठता है कि ये खतरे कितने गहरे होने चाहिए। जो मूल्य हमें प्यारे हैं, कमोबेश उन सभी को बड़े या छोटे खतरे होते हैं। क्या हर खतरे को सुरक्षा की समझ में शामिल किया जा सकता है? जब भी कोई राष्ट्र कुछ करता है अथवा कुछ करने में असफल होता है तो संभव है इससे किसी अन्य देश के केंद्र मूल्यों को हानि पहुंची हो। जब भी राहगीर अपनी राह में लूटा जाता है तो आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन को क्षति पहुंचती है। फिर भी अगर हम सुरक्षा का इतना व्यापक अर्थ करें तो हाथ पांव हिलाना भी मुश्किल हो जाएगा। हर जगह हमें खतरा ही नजर आएगा। हम सुरक्षा का इतना व्यापक अर्थ नहीं ले सकते। हर रोज किसी न किसी के साथ अपराध हो रहा है, तो अपराध हो रहा है तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि समाज सुरक्षित ही नहीं है, क्योंकि अपराध तो होते रहे, लेकिन हम उसको रोकने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है। अपराधों को रोका नहीं जा सकता कभी भी पूर्ण रूप से। अपराध को पूर्ण रूप से कभी भी रोका नहीं जा सकता, ये बात आप जान लीजिए। लेकिन हम उसको रोकने का कितना प्रयास कर रहे हैं इसको जरूर देखा जा सकता है। भाई हम प्रयास कितना कर रहे हैं अपराध को रोकने का, ये जरूर देखा जा सकता है। इसमें जरूर बढ़ोतरी और कमोतरी की जा सकती है। तो ये देखना है, क्योंकि रोज किसी ना किसी का गला कटेगा, किसी ना किसी का पर्स चोरी होगा। तो ये सोच के हम अगले दिन घर से निकलना तो बंद नहीं कर सकते ना। हम सुरक्षा का इतना व्यापक अर्थ नहीं ले सकते। सुरक्षा का हम इतना व्यापक अर्थ नहीं ले सकते। कोई ना कोई देश हर रोज अपने देश को सुरक्षित करने के लिए नए नए हथियारों की टेस्टिंग कर रहा है, तो इसका मतलब हम अपने देश को असुरक्षित नहीं कह सकते। हमें भी अपने देश को सुरक्षित करने के लिए नई चीजों का आविष्कार करना चाहिए। बस इससे ज्यादा हम ये नहीं कह सकते कि वो अगर टेस्टिंग कर रहा है तो वो हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो रहा है तो हम अपने देश को चलाना ही बंद कर देंगे। ये तो नहीं होता ना। हम भी एक कदम में आगे बढ़ के हम भी नए हथियारों की खोज में लग जाते हैं। पूरा शीत युद्ध इसी का तो परिणाम है ना। पूरा शीत युद्ध इसी का तो परिणाम है ना कि वो नए हथियार बनाता है तो वो भी कहता है कि मैं तेरे पीछे कैसे रहूंगा, मैं तेरे से भी अच्छे 2 गुना अच्छे हथियार बनाऊंगा। यही तो है ना शीत युद्ध में हथियारों की होड़ ही है जो सोवियत संघ को बर्बाद कर दी थी। समझिए, यही चीज यहां पर समझाई जाती है। तो क्या हथियारों की होड़ के समय दुनिया में लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे? ऐसा नहीं। लोग अपनी दैनिक कामों को कर रहे थे, फिर भी लोगों के मन में ये शंका थी कि हमें अपने आप को मजबूत करके रखना है, क्योंकि दुनिया में ये 2 महाशक्तियां कब टकरा जाएं किसी को भी नहीं पता। इसीलिए दुनिया का हर देश अपने आप को युद्ध के लिए तैयार रख रहा था, सक्षम बना रहा था। ये जो है ना चीज, सुरक्षा का मतलब ये नहीं है कि कमजोर बन के अपने घर में बैठ जाना, ये मतलब नहीं है। सुरक्षा का अर्थ है, सुरक्षा के खतरे का अर्थ है कि अपने आप को मजबूत बनाना और खतरे से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना। और अगर हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तो हम कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकते।
समझ में आ रही बात? अगर हमें सुरक्षित होना है तो हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, हमें भी तैयारी करनी पड़ेगी। हम ये कहें कि वो तैयारी करें और हम चुपचाप बैठ के दुपक जाएं, दिस इज नॉट राइट। ये संभव नहीं है। अपने आप को आप सुरक्षित करना चाहते हैं तो आपको भी युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी। और यही है, और यही समाज के लिए, यही समाज की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है कि हमारे बीच में जो ये प्रतिद्वंदता है ना, प्रतिद्वंदता, ईर्ष्या, यही सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सबसे बड़ा खतरा आपकी ईर्ष्या है। ईर्ष्या, आपका आपसी द्वेष ही सबसे बड़ा खतरा है सुरक्षा के लिए। अगर हमारे बीच में ये ईर्ष्या और द्वेष नाम की दो चीजें गायब हो जाए ना, तो सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं। हमें पाकिस्तान की सीमा पे इतनी सेना क्यों लगानी पड़ी है? क्योंकि पाकिस्तान हमसे ईर्ष्या करता है। उसकी सेना, जनता नहीं, उसकी सेना हमसे ईर्ष्या करती है। वो हमसे ईर्ष्या करते हैं, वो हमसे जलते हैं, जिस कारण से हमें अपनी सेना को वहां डिप्लॉयड करना पड़ा है इतनी बड़ी मात्रा में। नहीं तो क्या जरूरत थी? हमारा भी बॉर्डर, ये दोनों कनाडा और अमेरिका एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते, दोनों के बॉर्डर्स ओपन है, ओपन है। यहाँ के लोग वहां काम करने जाते हैं, वहां के लोग यहाँ काम करने आते हैं। ये उदाहरण है। ये बात आप समझिए कि ईर्ष्या और द्वेष ने ही अपना और पाकिस्तान के बॉर्डर को ब्लॉक कर रखा। नहीं तो क्या जरूरत है इतनी बड़ी सीमा रेखा बनाने की, उस पे फेंसिंग लगाने की, उसमें करंट दौड़ाने की, और उसकी सुरक्षा में इतने सारे जवान खड़े करने की हथियारों के साथ। आप मुझे बताएं, क्या जरूरत थी? कोई जरूरत थी नहीं। बस ईर्ष्या और द्वेष ने ये कर रखा है कि हमें उनसे खतरा है, उनको हमसे खतरा है। समझ में आई बात? तो सबसे बड़ी सुरक्षा के लिए खतरा क्या है? ईर्ष्या और द्वेष। आगे सुनो। इस तरह देखें तो हम इन बातों से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, सुरक्षा का रिश्ता फिर बड़े गंभीर खतरे से है। ऐसे खतरे जिनको रोकने के उपाय न किए गए तो हमारे केंद्रीय मूल्यों को अपूरणीय क्षति पहुंचे। ऐसी क्षति जिसकी हम भरपाई भी नहीं कर सकते, ऐसी क्षति जिसकी हम भरपाई भी नहीं कर सकते। समझ में बात? चोरी होना सुरक्षा के लिए खतरा नहीं माना जा सकता, लेकिन गला काट दिया जाना, लोगों की हत्या कर दिया जाना, इसको जरूर सुरक्षा के लिए खतरा माना जाना चाहिए। बलात्कार कर दिया जाना, समझ में बात? लोगों का घर जला दिया जाना, जैसे नूह में हुआ अभी, इसको हम मान सकते हैं कि ये सुरक्षा के लिए खतरा है। जो मणिपुर में हो रहा है वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। वो एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। क्या हम किसी के जीवन को उसे पुनः वापस कर सकते हैं? नहीं। लेकिन धन संपत्ति वापस की जा सकती है, लेकिन जीवन वापस नहीं किया जा सकता। तो अब आपको समझ में आ गया केंद्र मूल्य क्या है इंसान के लिए? जीवन। जीवन सबसे बड़ा केंद्रीय मूल्य है किसी भी व्यक्ति के लिए। समझ में आ गई बात? सबसे बड़ा केंद्रीय मूल्य क्या है? जीवन। तो जिस विषय से आपके जीवन पे खतरा आ रहा है, उस विषय को हम खतरा मानेंगे सुरक्षा के लिए। ठीक है, ये बातें तो ठीक है, फिर भी हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि सुरक्षा अपने आप में भुलैयादार धारणा है। मिसाल के लिए हम यह पूछ सकते हैं कि क्या सदियों अथवा दशकों से विभिन्न समाजों में सुरक्षा की एक समान धारणा चली आ रही है? ऐसा हो तो आश्चर्यजनक है, ऐसा हो तो आश्चर्यजनक है,
क्योंकि संसार में कितनी ही बातें रोज बदलती रहती हैं। फिर हम यह सवाल भी कर सकते हैं कि क्या किसी खास समय में विश्व के सभी समाजों में सुरक्षा की एक जैसी धारणा रहती है? यह बात भी हजम नहीं होती और आश्चर्यजनक लगती है कि करीब 200 मुल्कों के 7 अरब लोग सुरक्षा की एक जैसी धारणा रखते हैं। ऐसे में आपको यह जानकर कोई धक्का नहीं लगेगा कि सुरक्षा एक विवादग्रस्त धारणा है। आइए सुरक्षा की विभिन्न धारणाओं की दो कोटियों में रखकर समझने की कोशिश करते हैं, यानी सुरक्षा की पारंपरिक और अपारंपरिक धारणा। देखो पूरी दुनिया में ना सुरक्षा की एक जैसी धारणा नहीं है। पहली बात, सुरक्षा को एक जैसा नहीं माना, कहीं पर किसी चीज से खतरा है, किसी को किसी और चीज से। तो इसीलिए इस अध्याय में सुरक्षा को 2 धारणाओं में बांट दिया गया है। एक है पारंपरिक और एक है अपारंपरिक। एक है पारंपरिक और एक है अपारंपरिक। तो इसको हम विस्तार से समझेंगे। पारंपरिक सुरक्षा की धारणा क्या है और अपारंपरिक सुरक्षा की धारणा क्या है, इनको हम बहुत ही विस्तार से समझेंगे। पहले तो हम इस कार्टून को समझ लेते हैं। कबूतर किसका प्रतीक है? कबूतर शांति का प्रतीक है। इस पे क्या लिखा है? आपने शांति सेना के बारे में सुना होगा। क्या आपको लगता है कि शांति सेना का होना स्वयं में एक विरोधाभासी बात है? आपको क्या लगता है? क्या शांति सेना का होना अपने आप में शांति के लिए गलत नहीं है? सेना, भाई सेना जो है वो हथियार के साथ है। सेना बिना हथियार के नहीं होती और हथियार से कभी शांति नहीं आती। हथियार से कभी शांति नहीं आती, साफ सीधी बात। ये बात आप जान लीजिए, हथियार कभी शांति नहीं लाता। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है आपको। ये जो दुनिया में शांति सेना के नाम पर अपराध किया जा रहा है ना, ये शांति के लिए नहीं किया जा रहा है। ये सिर्फ अपराध को ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि हम तो शांति के लिए लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। कहाँ से उचित है भाई? शांति का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बातचीत है। गांधी जी का ही तरीका सबसे अच्छा है शांति के लिए, अहिंसा। हिंसा से शांति नहीं लाई जा सकती। तो ये जो शांति सेना है, ये शांति के एकदम विपरीत है। ये शांति के एकदम विपरीत है। तो आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम समझेंगे अपनी सुरक्षा की दोनों धारणाओं को विस्तार पूर्वक। मैंने आपको बता दिया पूरे विश्व में सुरक्षा की कोई एक धारणा नहीं है, फिर भी सुरक्षा के विशेषज्ञों ने सुरक्षा को 2 धारणाओं में विभाजित किया। एक है पारंपरिक सुरक्षा और एक है अपारंपरिक सुरक्षा। तो हम अगली कक्षा में इनको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।